नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। और मैं पल्लवी गौड़ आज आपके सामने फिर से क्षितिज कक्षा 10 की काव्य खंड में पाठ 3 जो कि उस पाठ का नाम है आत्मकथ्य, इसकी व्याख्या करेंगे। और सरल शब्दों में हम जानेंगे कि आत्मकथ्य के रचयिता महाकवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से क्या संदेश दिया है। तो बस इसके लिए मेरी वीडियो को पूरा देखने से पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ बच्चों लाइक अवश्य करें। तो बिना समय बिताए हम लोग अपनी वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। ये जो आत्मकथ्य पाठ है ये कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रवर्तक भी माने जाते हैं और इन्होंने कई सारे नाटक, एकांकी के साथ काव्य में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। इनके जो प्रसिद्ध महाकाव्य है वो है कामायनी और इसके अलावा चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर इत्यादि इनकी असंख्य कविताएं हैं। कामायनी इनका महाकाव्य है। इनके काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और छायावादी काव्य के जो आधार स्तंभ कहे जाते हैं। एक प्रश्न ये भी बनता है कि छायावादी काव्य के आधार स्तंभ कवि कौन कौन है। आधार स्तंभ मतलब जिन स्तंभ यानी होता है खंबा, जिन खंभों पर छायावादी युग टिका हुआ है। तो खंबे किसी भवन में कितने होते हैं? 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि कवि भी हुए 4। तो आधार स्तंभ है महाकवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। तो इस प्रकार से ये जो पाठ है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित पाठ है। तो बच्चों काव्य खंड का जो तीसरा पाठ है वो है आत्मकथ्य। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने पाठ 1 सूरदास के पद और पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या की है, तो वो वीडियो आप अवश्य देखें। पाठ 3 आत्मकथ्य। आत्मकथ्य का अर्थ होता है आत्मकथा यानी कि स्वयं के जीवन का वर्णन करना। तो हुआ यूं था बच्चों, थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि प्रेमचंद के संपादन में जो हंस पत्रिका में एक विशेषांक निकला था आत्मकथा। तो उस आत्मकथा में अपना लेख प्रकाशित करने के लिए महाकवि जयशंकर प्रसाद के कुछ मित्रों ने उनसे स्वयं की आत्मकथा स्वयं की ही लिखी जाती है, तो उनसे उस कथा को लिखने के लिए कहा। तो जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा लिखने से अपने मित्रों को मना किया। और ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, उन्होंने इस कविता के माध्यम से कई सारे तर्क भी दिए हैं कि वो अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते थे। संक्षेप में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो इस कविता का पूरा का सार ये है कि कवि ये कहना चाह रहा है इस कविता के माध्यम से कि उसके जीवन में ऐसी कोई भी सुखद घटनाएं घटित नहीं हुई हैं, ऐसे कोई भी सुखद पल या अनुभव उसे प्राप्त नहीं हुए हैं जिन्हें वो दुनिया के सामने रखे और उनको जानकर दुनिया प्रसन्न हो। दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि आत्मकथा ना लिखने के पीछे कवि ने यह तर्क दिया है कि उसका जीवन अथाह समस्याओं, विपदाओं, दुखों और कष्टकारी अनुभवों से भरा हुआ है। वो उन अनुभवों को अपने लोगों के आगे या दुनिया के आगे प्रदर्शित नहीं करना चाहता। साथ ही यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की जो पत्नी थी उनका बहुत ही कम समय में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस वजह से भी कवि बहुत व्यथित है और वो ये कहता है कि मैंने जो अपनी पत्नी के साथ में सुखद पल बिताए थे वे उन पलों की यादें ही आज मेरे जीवन का सहारा है, तो मैं उन्हें भी पूरे संसार से शेयर नहीं करना चाहता। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस कथा का पूरा सार समझ में आ गया होगा इस कविता का। तो चलिए अब हम व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि कवि ने इस कविता में अपने उन तर्कों को किन शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले आप जल्दी से अपनी पुस्तक उठाइए और मेरे साथ में आप पढ़िए, मेरे साथ दोहराइए और ध्यान से उन शब्दों पर ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पर आपको छोटे छोटे खंडों में इस कविता का अर्थ बताऊंगी, एक साथ पूरे पाठ का अर्थ नहीं बताऊंगी। हम लोग 5 या 6 पंक्तियों का एक बार में अर्थ करेंगे तो वो आपके लिए आसानी होगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तो बच्चों आज हम मधुप से लेकर गागर रीति तक की इन पंक्तियों का अर्थ करेंगे। तो चलिए अर्थ से पहले हम थोड़े से कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। मधुप का अर्थ होता है बच्चों भौरा।
यानी असंख्य मात्रा में। अनंत, अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो, अनंत, है ना, अंत विहीन। नीलिमा यानी नीला, नीलापन लिए हुए। असंख्य यानी अनगिनत। उपहास यानी कि मजाक। दुर्बलता, कमजोरी। इस प्रकार से इन जो लगभग 6 पंक्तियों में जो कठिन शब्द आए थे उनका ये अर्थ है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बच्चों बताया था कि आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है कि निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। संदर्भ क्या होता है? संदर्भ का आशय ये होता है बच्चों कि आपकी परीक्षा में ये जो प्रश्न आया है दरअसल ये कहां से लिया गया है, किस जगह से ये पंक्तियां आई हैं। तो संदर्भ में क्या लिखना होता है? 3 चीजें आवश्यक हैं। पुस्तक का नाम, आपको अपनी पुस्तक का नाम पता है, क्या नाम है आपकी पुस्तक का? क्षितिज भाग 2। पाठ का नाम है आत्मकथ्य, और राइटर, इसको लिखने वाले जो रचयिता हैं वो है महाकवि जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रकार से बच्चों ये इन 3 जानकारियों के साथ आपका संदर्भ पूरा होता है। प्रसंग, प्रसंग का अर्थ होता है कि ये कविता कवि ने क्यों लिखी होगी, किन विचारों से प्रेरित होकर लिखी होगी, या वो इन पंक्तियों में क्या भाव प्रकट करना चाहता है। थोड़ा सा उसका संक्षिप्त विवरण ही प्रसंग कहलाता है। तो मैंने व्याख्या से पहले आपको एक संक्षेप में इतिहास बताया था कि जब कवि के साथ उसके मित्रों ने कहा कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, तो जो कवि हैं उन्होंने उस आत्मकथा को ना लिखने के पीछे अपने कई सारे तर्क दिए हैं। तो हम यहां पर प्रसंग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने आत्मकथा ना लिखने के लिए जो तर्क प्रस्तुत किए हैं, जो कारण बताए हैं, उनका उल्लेख इस कविता में किया गया है। और हमेशा की तरीके से मैं ये कहूंगी कि ये एक प्रसंग ही इस पूरे पाठ का प्रसंग होगा, बस थोड़ा बहुत अंतर करना पड़ता है। तो ये प्रसंग आप याद रखें कि प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथा ना लिखने के पीछे क्या कारण है, इनको अपने भावों में व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। तो यहां पर संदर्भ प्रसंग मैंने आपको क्लियर किया है। तो बच्चों अब हम व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यहां पर कवि लिखता है कि मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप यानी भौरा, गुनगुनाकर यानी कि भौरे की गुंजन होती है, गुन 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 इस तरीके से बोलता है। तो उसकी जो गुंजन है, उसकी जो आवाज है, वो गुनगुनाकर कवि कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि भौरा अपनी गुनगुनाकर मुझसे कोई कहानी कह रहा है। लेकिन क्या यहां पर कवि ने भौरे का वर्णन किया है? इतनी छोटी सी बात तो है नहीं। दरअसल ये जो भौरा है ये क्या है? जब कवि से उसके मित्रों ने कहा कि आप आत्मकथा लिखिए, तो कवि का जो मन है वो पूरे जीवन की तरफ घूम गया, यानी कि उसके आगे उसके स्मृति में पूरे जीवन के सुख दुख के अनुभव एक साथ घूमने लगे। और उसका ये जो मन रूपी भौरा है, भौरे का अर्थ यहां पर कवि ने कहा है मन, उसका ये जो मन रूपी भौरा है वो गुनगुनाकर अपनी कहानी कवि से कहने लगा। अनगिनत कहानी, अलग अलग कहानियां सुनाने लगा। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि कहता है कि देखो ये जो पत्ते हैं वो मुरझाकर कितनी मात्रा में गिर रही हैं। तो इसका जो गहन अर्थ है वो है कि कवि ये कहना चाहता है कि मेरा मन रूपी भौरा गुनगुनाकर आज मेरे से अलग अलग कहानी कहने लगा है, और मेरे जीवन रूपी वृक्ष में ये जो दुख रूपी पत्तियां हैं वो एक एक करके मुरझाकर गिरने लगी हैं। पत्ती का अर्थ दुख रूपी अनुभव, दुख रूपी क्षण उसके सामने ऐसे गुजरने लगे हैं, उसकी स्मृति में इस प्रकार से आने लगे हैं जैसे कि पेड़ से पत्तियां, मुरझाई हुई पत्तियां, क्योंकि दुखद अनुभव कवि के पास ज्यादा है। तो जो दुख रूपी जो यादें हैं उनको वो मुरझाई हुई पत्तियों से के रूप में बता रहा है और कह रहा है कि मेरा जो मन रूपी भौरा है वो मेरे से अपनी कहानी सुनाने लगा है या सुना रहा है, और देखो ये मेरे जीवन रूपी वृक्ष से जो दुख रूपी पत्तियां हैं वो किस प्रकार से मुरझाकर गिरने लगी हैं।
इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। गंभीर अनंत नीलिमा, अनंत मीन्स असीमित, नीलिमा मीन्स नीले कलर का, नीला। तो ये जो असंख्य नीलापन लिए हुए अनंत असीमित जिसका कोई अंत नहीं है, ये जो आसमान है, इस आसमान के नीचे असंख्य जीवन इतिहास, सभी के अपने अपने अलग अलग जीवन का इतिहास है। सबका अपना अपना जीवन का अलग अलग अनुभव है। दूसरे अर्थ में इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यानी कि अनंत नीलिमा, ये जो हिंदी साहित्य की जो अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा जो विशाल आसमान है, इसमें असंख्य कवियों ने मेरे से पहले अपने जीवन इतिहास का वर्णन किया है। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिनोपहास, और जो अपना ये जीवन इतिहास यानी कि आत्मकथा लिखते हैं, वे कहीं ना कहीं दूसरों को अपने ऊपर उपहास करने का मौका देते हैं। यानी कि कभी कहना चाहता है कि मैं अपनी आत्मकथा इसलिए नहीं लिखना चाहता क्योंकि मेरी आत्मकथा में दुख रूपी पत्तियां निरंतर झड़ती रही हैं, और मैंने देखा है कि जिन लोगों ने इस हिंदी साहित्य के अनंत विशाल आसमान में अपने जीवन इतिहास का वर्णन किया है, उनका पढ़ने वाले और लोग सुनने वाले लोगों के द्वारा सदा ही उपहास उड़ाया जाता रहा है। तो लेखक उस स्थिति को पैदा नहीं करना चाहता, क्योंकि तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तब भी तुम मुझसे कहते हो यह जानकर भी कि आत्मकथा जिन्होंने लिखी है उनका उपहास ही उड़ाया जाता रहा है, और मेरे जीवन में केवल दुख ही है, मेरे पास सुख में सुनाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी तुम ये चाहते हो और मुझसे कहते हो कि मैं अपनी उन दुर्बलताओं को लिखूं, यानी कि मैं अपनी उन कमजोरियों को लिखूं, मेरे जीवन में जो दुख घटित हुए हैं उनको मैं लिखूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे या गागर रीति, क्या तुम मेरी उन दुख भरे अनुभवों को सुनकर सुख पाओगे? जब मेरी आत्मकथा को पढ़कर तुम्हें लगेगा कि अरे मेरी तो ये पूरी जीवन गागर, जीवन रूपी मटकी खाली पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है। खाली का अर्थ मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा सुखद, ऐसा प्रसन्नता वाला अनुभव मेरे पास नहीं है जिसे मैं आप सबके सामने व्यक्त करूं और उसे जानकर आप लोग सुखी हो। इसलिए मेरी ये जीवन रूपी गागर चूंकि खाली है, तो तुम मेरे जीवन की कथा को पढ़कर सुख प्राप्त नहीं करोगे, और इसीलिए कभी अपनी आत्मकथा को नहीं लिखना चाहता। तो बच्चों, ये मैंने यहाँ पर इन 6 पंक्तियों का अर्थ बताया था। व्याख्या संकेत मधुप से लेकर गागर रीति तक हम इन 6 पंक्तियों का यहाँ पर व्याख्या करने वाले हैं। संदर्भ पुस्तक का नाम क्षितिज भाग 2, पाठ का नाम आत्मकथ्य और रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि आत्मकथ्य ना लिखने के कारणों को बता रहा है। व्याख्या कवि कहता है कि आज मेरा मन रूपी भंवरा गुनगुनाकर ना जाने कौन सी कहानी कह रहा है, और देखो मेरे जीवन में दुख रूपी स्मृति की मुरझाई हुई असंख्य पत्तियां गिरने लगी हैं। इस गंभीर अनंत नीले आसमान में मुझसे भी पहले जो स्वयं असंख्य आत्मकथा या जीवन का इतिहास लिखा गया है और जो स्वयं का को व्यंग रूपी मजाक उड़वाते रहे हैं, तब भी तुम यह जानते हुए भी मुझसे आत्मकथा लिखने की कह रहे हो और चाहते हो कि मैं भी अपनी कमजोरियों को संसार के समक्ष लिखूं, अपने जीवन के बारे में बताऊं जिसमें सुख या प्रसन्नता जैसा कोई भी अनुभव नहीं है। मेरे इस सुख की खाली गागर को जानकर क्या तुम्हें कोई सुख मिलेगा? अर्थात मेरे अभाव व कष्टों से भरा जीवन तुम्हें, जिसमें आनंद का सर्वथा अभाव है, के बारे में जानकर तुम्हें कोई भी सुख प्राप्त नहीं होगा। ये बच्चों इन 6 लाइनों की अर्थ है। आगे अब हम अगली 6 पंक्तियों को देखते हैं। आगे की पंक्तियां हैं, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की।
मिला कहाँ यह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। तो बच्चों अब हम किंतु कहीं से लेकर और मुस्कुरा कर जो भाग गया तक इन पंक्तियों का अर्थ यहां पर देखेंगे। संदर्भ मैंने अभी बताया आपको, पाठ का नाम, किताब का नाम और रचयिता का नाम। प्रसंग इसमें यही रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपनी आत्मकथा ना लिखने के पीछे जिन कारणों को व्यक्त कर रहा है उसका उल्लेख इन पंक्तियों में कवि ने कहा है। कठिन शब्द, विडंबना यानी कि असमंजस, प्रवंचना यानी कि धोखा, और मुस्किया यानी कि मुस्कुराकर। ये बाकी सारे शब्द साधारण हैं। तो बच्चों अब हम व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। देखिए पिछली जो ऊपर की जो 6 लाइनें हैं उसमें कवि ने आत्मकथा ना लिखने के पीछे क्या तर्क दिया। उसने कहा कि मेरा ये जीवन रूपी गागर खाली है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मैं आपके सामने उसको सुनाकर और तुम्हें मैं सुख पहुंचा सकूं। मेरे जीवन की में दुख रूपी पत्तियां निरंतर झड़ती रही हैं, तो इसलिए मैं अपनी ये आत्मकथा संसार को नहीं सुनाना चाहता। दूसरा कारण क्या बताता है कवि, तो मेरे साथ पढ़िए। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। अब यहां पर कवि जयशंकर प्रसाद कहना चाहते हैं कि यदि मैंने आत्मकथा अपनी लिखी और मैंने उस आत्मकथा में भाई मैं वर्णन करूंगा कि मेरे जीवन में दुख क्यों आया, मेरी ये जीवन की गागर सुख से खाली क्यों है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जीवन में इस गागर को खाली करने वाले तुम ही निकलो। समझे बच्चों, यहां पर कवि अपने मित्रों की ओर या इस दुनिया की ओर, सभी की ओर इंगित करके कह रहा है कि मेरे जीवन में दुख का कारण ये सभी लोग ही हैं। तो जब मैं अपनी आत्मकथा का वर्णन करूंगा तो इसमें आप लोगों का भी जिक्र होगा कि मेरी ये जीवन की गागर को खाली करने के जो कारण हो, जो माध्यम हो, या मेरा जीवन क्यों खाली है सुखों से, मेरे जीवन में क्यों सुख नहीं है, मेरे जीवन में कड़वे अनुभव या दुखों की यादें मेरे साथ क्यों जुड़ी हैं, तो उनमें कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोगों का ही उसमें नाम आ जाए। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, कहीं मेरी आत्मकथा लिखने पर ऐसा ना हो जाए कि सबको पता चल जाए कि तुम्हारी वजह से ही मेरी ये जीवन रूपी गागर, सुख रूपी गागर खाली है। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। और तुम जब उस आत्मकथा को पढ़ो तो तुम्हें ये भान हो जाए कि तुमने ही मेरे जीवन का रस यानी कि जीवन का आनंद और सुख चुराकर अपने जीवन की गागर को भर लिया है। अर्थात मेरे जीवन के सुख को लेकर, चुराकर या छीनकर तुमने अपने जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति की है, कहीं वो स्थिति ना बन जाए। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। कवि के कहता है कि ये एक बहुत बड़ी विडंबना मेरे सामने आ गई है, ये एक बहुत बड़ी समस्या मेरे सामने आ गई है कि अगर ऐसा हुआ कि उसमें आप लोगों का नाम आ जाए कि मेरे जीवन में दुखों का कारण आप सभी हैं, तो क्या ये उचित होगा? क्योंकि मैं तो मन का बहुत सरल हूं, और क्या मुझ जैसे सरल मन वाले व्यक्ति के लिए ये उचित होगा कि मैं तुम्हारी हंसी उड़ाऊं? यानी कि मैं अपनी आत्मकथा के द्वारा दुनिया के सामने ये उजागर कर दूं कि मेरे अपने ही मेरे दुख का कारण है, तो क्या ये सही होगा? उज्जवल भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। क्या ये उचित होगा कि मैं अपनी आत्मकथा में या तो अपनी भूलें यानी कि अपनी गलतियां लिखूं कि किन किन गलतियों से मुझे दुख प्राप्त हुआ, या मैं धोखा लिखूं यानी मुझे लोगों ने या मेरे अपनों ने मुझे किस प्रकार से धोखा दिया। ये सब दुनिया के सामने दिखाना या बताना उचित होगा? तो मैं यही सोचकर कि ये बातें दुनिया के सामने ना उजागर हों, मैं अपनी आत्मकथा को नहीं लिखना चाहता। तो समझे बच्चों, पहला कारण क्या था कि मेरी आत्मकथा में किसी भी प्रकार का सुख, किसी भी प्रकार का प्रसन्नता की यादें
नहीं है मेरे पास में सुख रूपी गागर, आनंद रूपी गागर, प्रसन्नता रूपी गागर, जिसको पढ़कर या सुनकर लोगों को सुख का अनुभव मिले या सुख प्राप्ति हो, ऐसा मेरे पास कुछ भी लिखने के लिए नहीं है। मेरा जीवन सुख रूपी गागर के रूप में पूरी तरीके से खाली है, इसलिए मैं नहीं लिखना चाहता। दूसरा, यहाँ पर अगली 4 पंक्तियों में कवि कह रहा है कि यदि मैंने आत्मकथा लिखी तो उस आत्मकथा में ये उजागर हो जाएगा संसार के सामने कि मेरी इस जीवन की गागर से सुख को लूटने वाले मेरे अपने ही लोग हैं। तो ये भी मुझे उचित प्रतीत नहीं होता कि मैं अपनी लेखनी के द्वारा अपने लोगों को उपहास का पात्र यानी कि उनकी हंसी उड़ाऊं, या मैं अपनी भूलों को व्यक्त करूं, या मैं अपने जीवन में मिलने वाले धोखों को लिखकर दुनिया के सामने दिखाऊं। अगली पंक्ति का अर्थ है संकेत। किंतु से लेकर दिखलाऊं मैं तक का हम लोग यहाँ पर अर्थ समझेंगे। संदर्भ पुस्तक का नाम क्षितिज भाग 2, पाठ का नाम आत्मकथ्य और रचयिता जयशंकर प्रसाद। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि आत्मकथा न लिखने के कारणों के बारे में बता रहा है। व्याख्या। कभी कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जब आत्मकथा लिखूं तो मेरे जीवन में सुखरूपी गागर के खाली रहने के पीछे तुम मेरे अपने ही हो, अर्थात तुम सभी ये नहीं मेरे जीवन में से सुख को चुराकर अपने जीवन की गागर में आनंद का रस भर लिया है, यह बात उजागर हो जाए। तो क्या यह उचित होगा कि मैं तुम्हारी यह सत्यता संसार को बताकर तुम्हें हंसी का पात्र बना दूं, या फिर अपनी आत्मकथा में स्वयं की गलतियों और अपनों से मिले धोखों का वर्णन कर औरों के द्वारा स्वयं को उपहास उड़ाने का अवसर प्रदान करूं। अब तीसरा कारण कवि क्या बताता है? उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अब यहां पर कवि सुखद अनुभवों की बात कर रहा है कि उसके जीवन में इतने सारे कष्टों के बीच में ही जो थोड़े बहुत सुख के पल बीते हैं, जो अच्छा समय बीता है, भले ही वो थोड़े ही समय के लिए आया है, कवि उनको भी नहीं दुनिया के सामने बताना चाहता। तो कवि कहता है कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अब तुम ही बताओ कि मैं उन मधुर चांदनी रातों की, जो रात्रि में मीठे मीठे पल जो बीते हैं, उनकी उज्जवल गाथा यानी कि पवित्र विशिष्ट गाथा को मैं दुनिया के सामने कैसे गाऊं? क्यों? अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की जो हमने यानी कि कवि ने अपनी पत्नी के साथ जो मधुर पल गुजारे हैं रातों में, और दोनों के बीच में प्रेम में जो हंस हंस कर बातें हुई हैं, मैं उन्हें भी दुनिया के सामने नहीं बताना चाहता। मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कवि क्यों नहीं बताना चाहता? क्योंकि वो सुख भी कवि के जीवन में ज्यादा देर नहीं ठहरा। यानी कि कवि कहना चाहते हैं कि मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कवि कहता है कि वो सुख जिसके मैं सपने में खोया हुआ था, वो भी मुझे कहां मिला, वो भी मुझे पूरी तरीके से मिल भी नहीं पाया कि मैं जग गया, मेरी नींद टूट गई। क्यों टूट गई? क्योंकि उनकी पत्नी असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो कवि पुनः अपनी पत्नी की मृत्यु हो जाने पर उनके वियोग में, दुख में डूब गए। तो कवि कह रहा है कि जो मधुर चांदनी रातों में मैंने अपनी पत्नी के साथ हंसकर खिलखिलाकर प्यार भरी बातें की हैं, प्रेम भरी बातें की हैं, मैं उस पवित्र गाथा को भी दुनिया के सामने नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो भी मुझे पूरी तरीके से प्राप्त कहाँ हो पाई। मैं उन यादों में, मैं उन पलों में खोया था कि सहसा ही वो मेरा सपना टूट गया और मैं नींद से जाग गया और आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। जो मेरी बाहों में आना ही चाहता था, जो पल मेरी जीवन में आना ही चाहते थे, मेरे आलिंगन में ही थे, वे अचानक ही मुझसे मुस्कुराकर दूर चले गए। उज्जवल गाथा से लेकर भाग गया। संदर्भ पुस्तक का नाम क्षितिज भाग 2, पाठ का नाम आत्मकथ्य, रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने आत्मकथा न लिखने के कारणों के बारे में बताया है। व्याख्या। कवि कहता है कि मैं अपने जीवन में बीते कुछ सुखद पलों का वर्णन भी संसार के समक्ष नहीं करना चाहता। मैं चांदनी रातों में अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए मधुर पलों की पवित्र गाथा, उन पलों की जिसमें हम दोनों ने खिलखिलाकर हंसते हुए कई बातें की, सुखद क्षण बिताए, उन्हें दुनिया को कैसे गाकर सुनाऊं। और वह सुखद स्वप्न से जीवन में मैं ज्यादा कुछ भी नहीं पा सका हूं। वह स्वप्न, वो पल भी अचानक जैसे मेरी बाहों में आते आते ही मुझसे सदा के लिए दूर हो गए।
संकेत जिसके अरुण से लेकर कंधा की। संदर्भ पुस्तक का नाम क्षितिज भाग 2, पाठ का नाम आत्मकथ्य और रचयिता है जयशंकर प्रसाद। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि स्वयं की आत्मकथा न लिखने के कारणों के बारे में बता रहा है। व्याख्या कवि अपने प्रेम के सुखद पलों को याद करते हुए कहता है कि मेरी पत्नी की अनुपम सौंदर्य जिसके लालिमा युक्त गालों की लालिमा से जैसे प्रातःकालीन सूर्य की किरणें स्वयं की मांग में सिंदूर सजाती थीं और सारे संसार में प्रेम का प्रकाश भरती थी, उस प्रिय पत्नी के साथ बिताए पलों की याद ही आज जीवन यात्रा में चलते हुए मुझे थके पथिक को आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हैं। वे सुखद स्मृति ही मेरे जीवन को जीने का एकमात्र सहारा है। तो क्या तुम मेरे जीवन में आई इस क्षण सुख को जानकर मेरे जीवन के अभाव को जानना चाहते हो? अर्थात तुम मेरी आत्मकथा के द्वारा मेरे उधड़े हुए जीवन के बारे में, जिसे मैंने अपनी पत्नी के साथ बीते मधुर पलों की स्मृति से सी रखा है, उन्हें क्यों देखना चाहते हो? बच्चों, इस प्रकार से मैंने यहाँ आपको आत्मकथ्य पाठ के आधे भाग की व्याख्या यानी कि 2 कारण आपको स्पष्ट कर दिए हैं जिनके कारण कवि अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शेष आधे भाग की व्याख्या अपनी अगली वीडियो में करने वाली हूँ फिलहाल। और हाँ, अगले शेष भाग की व्याख्या के लिए आप मेरी आगे आने वाली वीडियो को ना भूलें और उसके लिए आपको मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना होगा। मुझे ढेर सारे शेयर लाइक करें और हाँ बच्चों, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें। तो आप मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो पर निरंतर ध्यान बनाए रखें और मेरी पिछली वीडियो जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो भी आप देखें। तो बच्चों, आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।